बहुत पुराने समय की बात है। पहाड़ों और नदियों से घिरे एक सुंदर नगर का नाम रोशनगढ़ था। ये नगर अपने व्यस्त बाजारों, ऊंची हवेलियों और मेहनती लोगों के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। सुबह होते ही गलियों में व्यापारियों की आवाजें गूंज उठती, कारीगर अपनी दुकानों के सामने बैठ जाते और किसान अपनी उपज लेकर मंडी पहुंच जाते। नगर में हर ओर रौनक दिखाई देती थी, लेकिन इस चमक दमक के पीछे हर इंसान का असली चरित्र छिपा हुआ था। उसी नगर में हकीम सलमान नाम का एक बुद्धिमान, सादा और नेक दिल व्यक्ति रहता था। लोग उसे केवल एक समझदार इंसान ही नहीं, बल्कि अपना सच्चा हमदर्द भी मानते थे। जब किसी के घर में परेशानी आती, कोई व्यापार में घाटा खाता या किसी गरीब के पास खाने तक के पैसे न होते, तो सबसे पहले लोग हकीम सलमान के दरवाजे पर पहुंचते। वह कभी किसी जरूरतमंद को खाली हाथ वापस नहीं भेजता था। उसकी यही आदत उसे पूरे नगर में सम्मान दिलाती थी। हकीम सलमान का मानना था कि इंसान की सबसे बड़ी दौलत उसका अच्छा चरित्र और लोगों का भरोसा होता है। वह अक्सर कहा करता था, जिस धन से किसी की मदद न हो सके वह केवल गिनती के सिक्के हैं, असली दौलत नहीं। इसी नगर में एक और मशहूर व्यक्ति रहता था जिसका नाम रईस कमरान था। उसके पास बड़ी बड़ी दुकानें, कई गोदाम, अनाज के भंडार और दूर दूर तक फैला हुआ व्यापार था। बाहर से देखने वाले लोग उसे सफल व्यापारी समझते थे, लेकिन बहुत कम लोग जानते थे कि वह अपने लाभ के लिए किसी का भी भरोसा तोड़ सकता था। उसकी मीठी बातें लोगों को जल्दी अपने विश्वास में ले लेती थीं, मगर उसके मन में हमेशा कोई न कोई स्वार्थ छिपा रहता था। कुछ महीने पहले कमरान ने नगर में यह खबर फैला दी थी कि उसके व्यापार को भारी नुकसान हुआ है। वह उदास चेहरा बनाकर कई लोगों से मिला, लेकिन किसी ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। आखिरकार वह हकीम सलमान के पास पहुंचा। उसने कांपती आवाज में कहा कि यदि कुछ समय के लिए उसे बड़ी रकम उधार न मिली तो उसका पूरा कारोबार खत्म हो जाएगा और उसके परिवार को बहुत कठिनाई झेलनी पड़ेगी। हकीम सलमान ने बिना किसी लिखित कागज, बिना किसी गवाह और बिना किसी शर्त के उस पर विश्वास कर लिया। उन्होंने कहा, मुसीबत के समय इंसान का साथ देना ही सबसे बड़ा धर्म है। जब तुम्हारी हालत ठीक हो जाए तब आराम से मेरा धन लौटा देना। कमरान ने हाथ जोड़कर अनेक धन्यवाद दिए, बड़ी बड़ी कस्मों के साथ जल्द रकम लौटाने का वादा किया और खुशी खुशी वहां से चला गया। लेकिन समय बीतता गया। एक महीना गुजर गया, फिर दूसरा महीना भी बीत गया। अब कमरान का व्यवहार पूरी तरह बदल चुका था। जब भी उसे दूर से हकीम सलमान दिखाई देते, वह किसी दूसरी गली में मुड़ जाता। कभी अपने नौकर से कहलवा देता कि वह शहर से बाहर गया है, कभी बीमारी का बहाना बना देता और कभी इतना व्यस्त होने का नाटक करता कि किसी से बात करने का भी समय नहीं है। हकीम सलमान सब कुछ समझ रहे थे, लेकिन उन्होंने कभी भी उसके पीछे भागकर अपने पैसे नहीं मांगे। उन्हें उम्मीद थी कि शायद एक दिन कमरान स्वयं अपनी गलती समझेगा और अपना वादा निभाएगा। इधर नगर में धीरे धीरे एक नई चर्चा फैलने लगी। लोग कह रहे थे कि रईस कमरान बहुत जल्द अपने महल में ऐसी भव्य दावत देने वाला है जैसी पहले कभी किसी ने नहीं देखी। दूर दूर से बड़े व्यापारी, प्रतिष्ठित लोग और नगर के सम्मानित मेहमान उस दावत में बुलाए जाने वाले थे। यह खबर सुनकर पूरे नगर में उत्सुकता फैल गई। लेकिन जब यह बात हकीम सलमान के कानों तक पहुंची तो उन्होंने गहरी सांस ली। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, मानो उनके मन में कोई नई बात जन्म ले चुकी हो। उन्होंने धीरे से आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, अब समय आ गया है कि सच अपने आप लोगों के सामने आए। यहीं से एक ऐसी घटना की शुरुआत होने वाली थी जो पूरे रोशनगढ़ नगर में वर्षों तक मिसाल बनकर सुनाई जाती रही। रोशनगढ़ में कुछ ही दिनों के भीतर रईस कमरान की होने वाली दावत की चर्चा हर गली और हर बाजार तक पहुंच गई। लोग जहां भी बैठते उसी दावत का जिक्र करने लगते। कोई कहता कि इस बार नगर के सबसे बड़े व्यापारी आएंगे, तो कोई दावा करता कि पड़ोसी नगरों से भी नामी मेहमान बुलाए गए हैं। कमरान ने जानबूझकर इस दावत की खबर दूर दूर तक फैलवाई थी ताकि हर कोई उसकी दौलत और रुतबे की बातें करे। उधर हकीम सलमान चुपचाप लोगों की बातें सुनते रहे। उनके चेहरे पर न गुस्सा था
और न ही बेचैनी। उन्हें अच्छी तरह मालूम था कि जो इंसान अपने झूठ को सच साबित करने के लिए दिखावा करता है, वह एक न एक दिन खुद अपने जाल में फंस ही जाता है। एक सुबह हकीम सलमान किसी जरूरी काम से मुख्य बाजार पहुंचे। बाजार हमेशा की तरह भीड़ से भरा हुआ था। मसालों की खुशबू, लोहारों की हथौड़ों की आवाज, दुकानदारों की पुकार और ग्राहकों की चहल पहल से पूरा इलाका जीवंत दिखाई दे रहा था। तभी सामने से कमरान अपने कई नौकरों के साथ आता दिखाई दिया। उसके पीछे 2 नौकर कीमती कपड़ों के गट्ठर उठाए हुए थे, जबकि कुछ दूसरे नौकर चांदी के बड़े बड़े बर्तन और सजावट का सामान लेकर चल रहे थे। कमरान रास्ते में मिलने वाले हर आदमी से मुस्कुराकर मिलता और बड़े गर्व से अपनी दावत का निमंत्रण देता। हकीम सलमान उसके सामने जाकर रुक गए। उन्होंने शांत स्वर में कहा, कमरान भाई, अल्लाह का शुक्र है कि तुम्हारे हालात अब पहले से बेहतर दिखाई दे रहे हैं। अगर तुम्हारे लिए मुमकिन हो तो मेरा वह उद्धार लौटा दो जिसकी मुझे इस समय जरूरत है। कमरान के चेहरे की मुस्कान एक पल के लिए गायब हुई, लेकिन अगले ही क्षण उसने बनावटी अफसोस जताते हुए कहा, हकीम साहब, काश मेरे पास आपके पैसे होते। यकीन मानिए, मैं अभी भी बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा हूं। ये सारी तैयारियां मेरे कुछ अमीर दोस्तों की मेहरबानी है। मैं तो खुद एक एक सिक्के का मोहताज हूं। हकीम सलमान ने उसकी आंखों में देखा। उन्हें साफ महसूस हो गया कि कमरान सच नहीं बोल रहा। उन्होंने केवल इतना कहा, इंसान का असली चेहरा अक्सर उसकी बातों से नहीं, उसके कामों से दिखाई देता है। कमरान ने बात बदल दी और जल्दी जल्दी वहां से आगे बढ़ गया। उसी समय नगर के सबसे सम्मानित न्यायाधिकारी काजी फजलुद्दीन बाजार का निरीक्षण करते हुए वहां पहुंचे। नगर में उनकी पहचान एक ऐसे न्यायप्रिय व्यक्ति की थी जो किसी अमीर या गरीब में भेदभाव नहीं करते थे। उनका फैसला हमेशा सच और सबूत पर आधारित होता था। कमरान ने उन्हें दूर से देखते ही तुरंत आगे बढ़कर आदरपूर्वक सलाम किया। उसने कहा, काजी साहब, मेरे लिए यह बहुत बड़ा सम्मान होगा यदि आप मेरी दावत की शोभा बढ़ाएं। आपकी मौजूदगी मेरे लिए किसी इनाम से कम नहीं होगी। काजी फजलुद्दीन ने विनम्रता से निमंत्रण स्वीकार कर लिया। हकीम सलमान कुछ दूरी पर खड़े यह सब देख रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि कमरान केवल लोगों को प्रभावित करना चाहता है। उसके लिए दावत मेहमान नवाजी नहीं, बल्कि अपनी झूठी हैसियत दिखाने का एक जरिया थी। घर लौटते समय हकीम सलमान पूरे रास्ते गहरी सोच में डूबे रहे। वह जानते थे कि केवल यह कह देना कि कमरान झूठा है किसी को यकीन नहीं दिलाएगा। सच को इस तरह सामने लाना होगा कि हर आदमी अपनी आंखों से उसे देख सके। रात देर तक वह अपने छोटे से कमरे में बैठे रहे। कभी एक पुरानी लकड़ी की चीज को देखते, कभी मिट्टी के बर्तनों की तरफ नजर डालते और फिर हल्का सा मुस्कुरा देते। आखिरकार उनके मन में एक अनोखी योजना तैयार हो गई। उन्होंने धीरे से कहा, जिस इंसान को अपनी झूठी शान पर इतना घमंड हो, उसे शब्दों से नहीं, उसकी अपनी हरकतों से आईना दिखाना चाहिए। दूसरी ओर कमरान अपने महल में दावत की अंतिम तैयारियों में लगा हुआ था। महल को रंग बिरंगी रोशनियों से सजाया जा रहा था। रसोई में दूर दूर से आए बावर्ची तरह तरह के व्यंजन बना रहे थे। नौकर कीमती कालीन बिछा रहे थे और संगीतकार अभ्यास कर रहे थे। कमरान अपने सबसे भरोसेमंद नौकर से बोला, कल की दावत के बाद नगर का हर बड़ा व्यापारी मुझ पर भरोसा करेगा। फिर मुझे इतना नया उधार मिल जाएगा कि मैं हमेशा के लिए इस शहर से गायब हो जाऊंगा। किसी को कुछ समझ भी नहीं आएगा। ये बात उसने बहुत धीरे कही थी, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि किस्मत उसके लिए कुछ और ही लिख चुकी है। अगली शाम रोशनगढ़ की सबसे चर्चित दावत शुरू होने वाली थी और उसी दावत में एक ऐसा दृश्य देखने को मिलने वाला था जिसे नगर के लोग वर्षों तक भूल नहीं पाए। अगली शाम जैसे ही सूरज पहाड़ियों के पीछे ढलने लगा, पूरा रोशनगढ़ सुनहरी रोशनी में नहा उठा। नगर की सबसे भव्य हवेली, जो रईस कमरान की थी, दूर से किसी महल की तरह चमक रही थी। ऊंचे फाटकों पर रंग बिरंगे पर्दे लहरा रहे थे। सैकड़ों तेल के दिए और शीशे के बड़े बड़े फानूस एक साथ जल उठे थे।
जिनकी रोशनी संगमरमर के फर्श पर बिछे कीमती कालीनों पर पड़कर मनमोहक दृश्य बना रही थी। हवेली के बाहर घोड़ों से सजी बग्घियां एक के बाद एक आकर रुक रही थीं। दूर दराज के व्यापारी, जमींदार, सम्मानित बुजुर्ग और नगर के प्रभावशाली लोग अपने सबसे अच्छे वस्त्र पहनकर दावत में शामिल होने पहुंच रहे थे। हर आने वाले मेहमान का स्वागत इत्र छिड़ककर और मुस्कुराकर किया जा रहा था। कमरान आज बेहद खुश दिखाई दे रहा था। उसके चेहरे पर ऐसा गर्व था मानो पूरे नगर की दौलत उसी के कदमों में बिछी हो। वह हर मेहमान से बड़ी विनम्रता से मिलता, लेकिन उसके मन में केवल एक ही विचार घूम रहा था, आज की रात मेरी किस्मत बदल देगी। जितने बड़े लोग मेरी शान देखेंगे उतना ही बड़ा भरोसा करेंगे, फिर मुझे कोई भी बड़ी रकम देने से इनकार नहीं करेगा। उसे पूरा यकीन था कि उसकी बनाई हुई झूठी छवि सबको धोखा दे देगी। कुछ देर बाद नगर के सम्मानित न्यायाधिकारी काजी फजलुद्दीन भी हवेली में पहुंचे। उनके आते ही सभी मेहमान सम्मान में खड़े हो गए। कमरान तेजी से आगे बढ़ा और बड़े आदर के साथ उनका स्वागत किया। काजी फजलुद्दीन ने चारों ओर नजर दौड़ाई। शानदार सजावट, स्वादिष्ट व्यंजनों की खुशबू, कीमती बर्तन और सैकड़ों मेहमानों को देखकर उन्होंने कहा, कमरान, तुम्हारी तैयारी सचमुच बहुत भव्य है। लगता है तुम्हारा व्यापार पहले से भी अधिक सफल हो गया है। अल्लाह तुम्हें नेक रास्ते पर रखे। कमरान ने सिर झुकाकर मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, ये सब आपकी दुआओं और मेहमानों की मोहब्बत का नतीजा है। इतने में हवेली के मुख्य द्वार पर अचानक हलचल मच गई। सभी लोगों की नजरें एक साथ दरवाजे की ओर उठ गईं। धीरे धीरे एक परिचित चेहरा भीतर आता दिखाई दिया। वह हकीम सलमान थे, लेकिन आज उनका रूप देखकर हर व्यक्ति दंग रह गया। उन्होंने अपना वही पुराना और सादा कुर्ता पहन रखा था, मगर इस बार उनके कंधे पर एक बहुत भारी लकड़ी का जुआ रखा हुआ था, जैसा बैलों की गर्दन पर रखा जाता है। उसके साथ एक मोटी रस्सी भी बंधी हुई थी, जिसे वह अपने हाथ में पकड़े हुए थे। दूसरे हाथ में उन्होंने एक पुरानी मिट्टी की बुझी हुई लालटेन उठा रखी थी। यह दृश्य इतना अनोखा था कि पूरा दरबार कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध रह गया। फिर धीरे धीरे लोगों के बीच फुसफुसाहट शुरू हो गई। यह क्या लेकर आ गए? क्या आज इनका दिमाग ठीक नहीं है? इतनी बड़ी दावत में कोई इस तरह भी आता है? कुछ लोग हंसने लगे। कुछ लोग एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुरा रहे थे। कमरान का चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो गया। उसे लगा कि हकीम सलमान जानबूझकर उसकी प्रतिष्ठा खराब करने आए हैं। वह तेज कदमों से उनके पास पहुंचा और ऊंची आवाज में बोला, हकीम साहब, यह कैसी हरकत है? मेरी दावत में यह लकड़ी का जुआ और यह बुझी हुई लालटेन लेकर आने का क्या मतलब है? क्या आप मेरी मेहमान नवाजी का मजाक उड़ाना चाहते हैं? सारा हाल एकदम शांत हो गया। सब लोग अब केवल हकीम सलमान की ओर देख रहे थे। उन्होंने बिना घबराए मुस्कुराकर उत्तर दिया, कमरान भाई, मैं तो आपकी मदद करने आया हूं। यह सुनते ही कई मेहमान हैरानी से एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। कमरान ने झुंझलाकर पूछा, मेरी मदद? ये कैसी मदद? हकीम सलमान ने बड़े शांत स्वर में कहा, कुछ दिन पहले आपने खुद कहा था कि आपके पास एक भी सिक्का नहीं बचा। आपने बताया था कि आपका व्यापार मुश्किल में है और आप बहुत तंगहाली में जी रहे हैं, लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि आपने इतनी बड़ी दावत का आयोजन कर दिया है। उन्होंने अपने कंधे पर रखा लकड़ी का जुआ नीचे उतारा और बोले, मैं ये जुआ इसलिए लाया हूं कि अगर आपकी झूठी शान का बोझ ज्यादा भारी हो जाए तो शायद इसे उठाने में आपको सहारा दे सकूं। पूरा हाल एकदम खामोश हो गया। फिर उन्होंने अपने हाथ की बुझी हुई लालटेन सबके सामने उठाई और कहा, और यह बुझी हुई लालटेन इसलिए लाया हूं क्योंकि मुझे लगा शायद आज की इस चमक दमक में कहीं सच्चाई का उजाला खो गया है। सोचा अगर जरूरत पड़ी तो इसे जलाकर सबको सच का रास्ता दिखा दूं। यह सुनते ही पूरे सभागार में ऐसा सन्नाटा छा गया कि किसी की सांसों की आवाज तक सुनाई देने लगी। काजी फजलुद्दीन धीरे धीरे अपनी जगह से उठे। उन्होंने कमरान की ओर गहरी नजर से देखा। अब उनके चेहरे की मुस्कान पूरी तरह गायब हो चुकी थी। उन्हें महसूस हो गया था कि इस दावत के पीछे कोई ऐसा राज छिपा है जिसे अब सामने आना ही चाहिए। और कमरान, उसके माथे पर पसीने की पहली बूंद चमक चुकी थी। सभा में छाए सन्नाटे के बीच काजी फजलुद्दीन कुछ कदम आगे बढ़े। उन्होंने बुझी हुई लालटेन अपने हाथ में ली
और फिर कमरान की ओर देखते हुए गंभीर स्वर में कहा, कमरान, अगर तुम्हारे पास सच छिपाने के लिए कोई कारण नहीं है तो सबके सामने साफ साफ बता दो कि कुछ ही समय पहले तुमने खुद को निर्धन क्यों बताया था और आज इतनी भव्य दावत किस धन से दे रहे हो। कमरान ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसके होंठ कांप रहे थे। उसने इधर उधर खड़े मेहमानों की ओर देखा। हर निगाह उसी पर टिकी हुई थी। अब उसके पास बहाना बनाने की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। काजी फजलुद्दीन ने दोबारा पूछा, याद रखो, झूठ बोलने से गलती छोटी नहीं होती बल्कि और बड़ी हो जाती है। इतना सुनते ही कमरान की हिम्मत जवाब दे गई। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा, सिर झुका लिया और कांपती आवाज में बोला, हुजूर, मैंने गलती की है। मेरा व्यापार कई महीने पहले ही घाटे में चला गया था। मैंने अलग अलग लोगों से यह कहकर धन उधार लिया कि कुछ समय बाद सब लौटा दूंगा, लेकिन जब घाटा बढ़ता गया तो मैंने अपनी इज्जत बचाने के लिए यह भव्य दावत रखी ताकि लोग मुझे अब भी अमीर समझें। मेरा इरादा था कि बड़े व्यापारियों का विश्वास जीतकर उनसे और धन ले लूं और फिर यह नगर छोड़ दूं। उसका यह स्वीकार सुनते ही पूरे सभागार में हलचल मच गई। कई व्यापारी एक दूसरे को देखने लगे। कुछ लोगों ने दुख जताया तो कुछ ने गुस्से में सिर हिलाया। काजी फजलुद्दीन का चेहरा कठोर हो गया। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, जो व्यक्ति विश्वास का सौदा करता है वह केवल धन नहीं चुराता बल्कि समाज की नींव को कमजोर करता है। उन्होंने तत्काल पहरेदारों को बुलाया। कमरान को हिरासत में लिया जाए, इसकी संपत्ति का पूरा हिसाब तैयार किया जाए। सबसे पहले उन लोगों का धन लौटाया जाए जिनका अधिकार इसने दबा रखा है। उसके बाद कानून के अनुसार जो निर्णय होगा वही लागू किया जाएगा। पहरेदार आगे बढ़े और कमरान को अपने साथ ले गए। हवेली में मौजूद लोग यह दृश्य चुपचाप देखते रहे। थोड़ी देर बाद काजी फजलुद्दीन हकीम सलमान के पास आए और बोले, आज तुमने गुस्से से नहीं बल्कि बुद्धि और धैर्य से सच को सामने लाकर यह साबित कर दिया कि न्याय के लिए हमेशा शोर मचाना जरूरी नहीं होता। हकीम सलमान मुस्कुराए और बोले, हुजूर, झूठ चाहे कितनी ही चमकदार पोशाक पहन ले, सच को हराने की ताकत उसमें कभी नहीं होती। देर हो सकती है लेकिन सच एक दिन अपना रास्ता बना ही लेता है। यह सुनकर वहां मौजूद सभी लोगों ने सम्मान से उनकी ओर देखा। उस दिन के बाद रोशनगढ़ में एक नई मिसाल कायम हो गई। लोग बच्चों को यह घटना सुनाकर समझाने लगे कि धन से बड़ी चीज विश्वास होता है और जो इंसान दूसरों का अधिकार दबाकर अपनी झूठी शान बनाता है उसकी शोहरत ज्यादा दिन तक नहीं टिकती। हकीम सलमान हमेशा की तरह अपनी सादी जिंदगी में लौट गए। उन्होंने न किसी से अपनी प्रशंसा की उम्मीद की और न अपने किए का घमंड किया। उनके लिए सबसे बड़ी खुशी यही थी कि सच की जीत हुई और कई बेगुनाह लोगों का अधिकार उन्हें वापस मिल गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि झूठी शान कुछ समय के लिए लोगों को प्रभावित कर सकती है, लेकिन ईमानदारी और सत्य अंत में हमेशा विजयी होते हैं। जो व्यक्ति दूसरों का विश्वास तोड़ता है वह एक दिन स्वयं अपने कर्मों के जाल में फंस जाता है। इसलिए हमेशा सच का साथ दीजिए, वादे निभाइए और किसी का अधिकार कभी मत छीनिए।